सदाए मौत देना तो उसके मामूलात में शामिल है। उसने दरगुजर करना तो सीखा ही नहीं। अब तक कई शाहों के सरबराह सदाए मौत पा चुके हैं। हालांकि इब्तदा में वो ऐसा नहीं था। क्लारा ने जूड़ा उतारा था और उसकी मदद से चीजों की जाड़ पहुंच शुरू कर दी और मैंने बुकला कर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? सफाई कर रही हो। क्लारा बोली, अगर नहीं करूंगी तो क्या हम गर्दो गुबार की इस तूफान में रहेंगे? मैं सोच में पड़ गया। वो ठीक ही कह रही थी। मौजूदा सूरत में वहां रहना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मैं क्लारा से जरूरी बातें कर रहा था। घर की ज़बाई तरील दुरानिया का काम था और मैं जल्द अज जल्द ज्यादा बातें मालूम कर लेना चाहता था। इससे कबल डेविड रियान ने मुझे कीमती मालूमात फराम की थी। डेविड रियान जो ईगल की घोटेल शाख का सरबराह था, अगर वो जबान ना खोलता तो मैं इतनी जल्द बादाम क्लारा तक नहीं पहुंच सकता था। कुछ बातें नकीता ने भी बताई थी। उसकी जबान तहदीब ने खुलवाई थी। उस पर तशद्दुद करना मेरे लिए तो शायद मुमकिन ना होता। अब मादाम क्लारा काबू में आ गई थी। डेविड रियान की निस्बतन क्लारा ने ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया था। डेविड जानता था जो उसकी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर मैंने पहले से वाज़ी इंतजाम ना कर रखे होते तो मेरे और तहदीन के साथ वो भी मारा जाता। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद वो जबान खोलने पर आमादा नहीं था। हालांकि उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। एक क्लारा थी जो मैं इस बुनियाद पर मुझे तावुल पर अमादा हो गई थी तो उसे अपनी जिंदगी खतरे में महसूस हो रही थी। एक तरफ ये फर्क एक आम मुजरिम और सीक्रेट एजेंट के दरमियान फर्क था, तो दूसरी जानिब ये भी थी कि डेविड के मुकाबले में अलियार खान था और क्लारा ने एडम डी वलूक से साथ बात की थी। बहुत मुमकिन था कि अगर मैं अपनी असल हैसियत में होता तो वो मुझसे ताउन ना करती। फिलहाल जरूरी झाड़ पूंछ कर लो, मैंने क्लारा से कहा। तफसीली सफाई बाद में होती रहेगी। क्लारा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। बहुत अच्छा प्यारे स्टंट मैन, मैं इन सोफों को बैठने के लायक बनाती हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। बुढ़ की फजूल बातें मैं जाने कब तक मेरा पीछा करती रहती। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने लॉरेंस अरबिया में काम किया है, क्लारा ने सोफे झाड़ते हुए कहा। और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि एक शाख की सरबराह घर की सफाई में मसरूफ है और एक एजेंट होने पर भी यकीन करना और भी दुश्वार है। जिस वक्त मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया उसी वक्त हर किस्म के हालात से दो चार होने के लिए तैयार हो गई थी। ये भी तो मुमकिन था कि तुम मुझे धोखा दे जाते, और अगर मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश करता तो तुम क्या करती? मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जानना चाहते हो? उसने मुस्कुरा कर कहा। फिर अपने पर्स में से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल दिया। इसके जोर पर तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ करती? मैंने हैरान होते हुए कहा। यह तो बच्चों का खिलौना मालूम हो रहा है। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। शुआई पिस्तौल से गोलियों की बजाय मुंह शुआ निकलती है। जरा दिखाओ तो। मैंने पिस्तौल लेने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसने पिस्तौल मेरे हवाले कर दिया। पिस्तौल हाथ में आते ही मैंने एक जोरदार कहका लगाया। क्लारा हैरत से मुझे देखने लगी। तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा। मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज जरूर होगी, इसलिए अब तक मैंने तुम्हें छोड़ रखा था, वरना मैं तो अब तक तुम्हें बेच चुका होता। हसीन औरतों को वरगला कर अगवा कर लेता हूँ और उनकी फरोख्त से अच्छी खासी रकम मिल जाती है। ऐश से जिंदगी गुजरेगी। इसके इस्तेमाल का वक्त गुजर चुका है एडम, क्लारा ने ठंडी सांस लेकर कहा। यकीन कर अगर तुम कोई बर्दाफरोश हो तो भी इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथों में हंसी खुशी फरोख्त होने के लिए तैयार हूँ। बकवास मत करो, मैंने डिपट कर कहा। तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं इन चक्रों में आने वाला नहीं। इससे तो बेहतर ही है कि मैं घर की सफाई कर डालूं, क्लारा ने उठते हुए कहा। तुम्हें तो फजूलियात सूझ रही हैं। बैठ जाओ क्लारा, मैंने संजीदगी से कहा, और मुझे ईगल के बारे में मजीद कुछ बताओ। क्लारा मुझे घूरते हुए दोबारा बैठ गई। ये ऐसी जगह है जहां हम तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, क्लारा ने कहा। मेरी मानो तो बकिया जिंदगी यहीं बसर कर देते हैं। जिंदगी यूं ही नहीं गुजर जाती माय डियर क्लारा। जिंदगी गुजारने के लिए रकम की जरूरत होती है। वो कहां से आएगी? मुझे अंदाजा था कि मैं रकम की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं अपने साथ एक हीरो का हार ले आई हूँ। तुम्हें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हैरत है कि ये अल्फाज एक सीक्रेट एजेंट के मुंह से अदा हो रहे हैं। हालात आदमी को मजबूर कर देते हैं एडम, और फिर ये मत भूला को बुनियादी तौर पर मैं एक औरत ही हूँ, मगर मैं नहीं हूँ। मैंने कहा, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अपने साथ साथ तुम मुझे भी औरत बना देना चाहती हो। मुझे बताओ कि ईगल का सेटअप क्या है? तुम नहीं मानोगे, क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। खैर सुनो, ईगल का करता धरता रैंडल खुद है। उसका जो जी चाहता है करता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि डेविड रियान ने मुझे जो कुछ बताया था वो दुरुस्त था। मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर क्लारा से पूछा, गोया अगर रैंडल को ठिकाने लगा दिया जाए तो ईगल की कमर टूट जाएगी? नहीं, क्लारा के जवाब ने मुझे हैरत ज़दा डाल दिया। इसके अलावा ईगल के 5 बड़े और भी हैं। जो कोई तुम्हें बताया उससे तो ये जाहिर होता है कि उन 5 की हैसियत एक डमी की सी होगी। आम तासर यही है कि वो 5 जरूर दिखावे के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
उनके कुछ मखसूस इख्तियारात हैं। तुम आम तसर के बरखिलाफ इतने यकीन से किस तरह कह रही हूँ? मैंने कहा, मैं ईगल की एक आम मेंबर होने के बावजूद एक आम मेंबर नहीं हूँ। मैं उस वक्त से ईगल में शामिल हूँ जब उसका वजूद नहीं था। ईगल के वजूद में आने के बाद भी काफी अरसे तक मैं रैंडल से बेहद करीब रही हूँ। रैंडल ने ईगल के क़याम के लिए जो काविशें की वो भी मेरे इल्म में है, और ईगल का बुनियादी ढांचा जिन खुदूद पर इस्तेमाल हुआ उनसे भी बेखबर में ही। मैं आम तासर के बरक्स बात नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? चलो मान लिया मैंने कहा तुम्हारी मालूमात ज्यादा सिक्का है और पांचों के कुछ मखसूस इख्तियारात हैं, लेकिन ज़ैंडर के खात्मे के साथ साथ उनके इख्तियारात भी खत्म हो जाएंगे। तुम ज़ैंडर पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? उस सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। यूं समझ लो कि वो पांचों सतून है जिन पर ईगल की इमारत कायम है। ज़ैंडर ईगल का सरबराह है, स्याह और सफेद का मालिक है, मगर उसके मरने से तंजीम खत्म नहीं होगी, उसकी जगह कोई और ले लेगा और तंजीम यूं ही चलती रहेगी। तुम्हारी मालूमात इतनी है तो तुम उन पांचों को भी जानती होगी। मैंने कहा, क्यों नहीं? क्लारा ने कहा, मैं उन पांचों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मेरी नजर में शायद ही चंद लोग ऐसे हों जो उनसे वाकिफ हूँ। तो फिर तय हो गया, हम यके बाद दीगर उन पांचों को निशाना बनाएंगे और आकर में रैंडल का सफाया कर देंगे। तुम कितने सुकून से ये बात कह रहे हो? क्लारा ने मदर का खेद अंदाज में कहा। कुछ अंदाजा भी है कि ये सब कुछ करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? बुनियादी बदला तो तुम हल कर ही दोगी, उसके आगे हर काम मेरा होगा। मैंने उसके लहजे को खातर में लाए बगैर कहा। कौन सा बुनियादी मसला? उन पांचों के बारे में मालूमात का उसूल सबसे आम और मुश्किल मरहला था। बुनियादी मालूमात से लैस हुए बगैर काम करना ऐसा ही था जैसे अंधेरी रात में बगैर रोशनी के सफर करना। तो बहुत खुशफहम आदमी हो। महज मालूमात तो कुछ भी नहीं होती, उसके बाद भी बड़े सख्त मनाए लाते हैं। वो पांचों यहाँ तो नहीं रखे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं और उन तक पहुँचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिर मुझे लिए बगैर तुम कहीं जाओगे भी नहीं, और मेरा हाल ये है कि मेरे पास कागजात तक नहीं है। मैं तो शी गुराए में आज नबी बंद कर रह गई हूँ। असल हैसियत में इसलिए सफर नहीं कर सकती कि ईगल की नजरों में आ जाऊंगी, और किसी दूसरी हैसियत में इसलिए सफर नहीं कर सकती कि उसके लिए कागजात की जरूरत होगी जो मेरे पास होंगे नहीं। कागजात वगैरह की फिक्र मत करो, मैं कह चुका हूँ कि सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। क्लारा ने मुझे गौर से देखा। ठीक है एडम, मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यूं नहीं मानोगे, बच्चों के अब हम दोनों का रास्ता एक ही है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हूँ। साथ देने की सूरत यही है कि तुम ईगल के ढांचे और उसके करता धरता लोगों के बारे में मालूमात मुहैया करो और मैं उनका शिकार खेलूंगा। मैंने तुम्हें बताया कि ईगल का सरबराह रैंडल है, तमाम अमली काम उसकी निगरानी में सरअंजाम पाते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाना उन पांचों की ही जिम्मेदारी है। इस मामले में रैंडल भी इख्तियार है, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसे मंजूरी लेनी पड़ती है। इखराजात के मामले में भी वो खुद मुख्तार नहीं। यूं समझ लोगे तंजीम की पॉलिसी और मारियात के मामला उन पांचों के हाथ में है। जब एक पॉलिसी बन जाती है और उसके लिए रकम मुख्तस कर दी जाती है तो फिर यह रैंडल का काम है कि उस पर अमल दरामद कराने के लिए किन लोगों का इंतखाब करता है और कितने लोगों को उस काम पर लगाता है। मैं समझ गया, मैंने सारी लाया। मिसाल के तौर पर रैंडल अमेरिका में दाखिली इंतजार बर्पा करना है। मिसाल के तौर पर रैंडल अमेरिका में दाखिली इंतजार बर्पा करना चाहे तो उसे उसके लिए उन पांचों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्लारा ने कहा। अगर इतनी रोकथाम ना होती तो रैंडल पता नहीं क्या बन गया होता। और ईगल के लिए रकम का उसूल किन जराये से जाता है? मैंने पूछा। इसके पीछे चंद बड़े यहूदी सरमायादार हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े यहूदी हैं वो इसके तरफदार हैं। इब्तिदा में मारियात का शुबा कमजोर रहा, मगर अब तो ये शुबा सबसे ज्यादा मजबूत है। तंजीम अपने वसाइल से ही अच्छी खासी रकम मुहैया कर लेती है। अगर ईगल के बड़ों को रैंडल के करतूतों से अदा कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है तुम्हारे ख्याल में वो रैंडल की सतरगिरी से वाकिफ नहीं है। क्लारा ने कहा, रैंडल जो कुछ कर रहा है सबके इल्म में है। अगर उन्हें कोई एतराज होता तो अब तक एक्शन ले चुके होते। कोई बात नहीं, हम खुद उन्हें निशाना बनाएंगे, मैं उन्हें अफरा-तफरी फैलाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बड़ी शिद्दत से उभर रहा है कि ये नहीं हो सकता कि रैंडल खुद ही उन पांचों को ठिकाने लगवा दे। रैंडल को उनसे दुश्मनी क्या है? क्लारा ने कहा, या ये कि उन्हें ठिकाने लगाकर रैंडल को फायदा क्या हासिल हो सकता है? ईगल बहुत बड़ी तंजीम है। मैंने कहा, अगर वो ना रहे तो रैंडल खुद मुख्तार हो जाएगा, किसी के लिए जवाबदेह नहीं रहेगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो 5 अफराद नहीं ओहदे हैं जिन्हें उल्फे आम के लिए S1 से S5 तक नंबर दे दिए गए हैं। किसी को नहीं मालूम कि वो लोग कौन है, मगर रैंडल जानता है। उसे उन पांचों की जरूरत इसलिए है कि अगर वो नहीं होंगे तो ईगल को रकम कौन फराहम करेगा? जितनी बड़ी रकम हम खर्च करते हैं उसके जराये से हुसूल नामुमकिन ही मालूम होता है। जब किसी को नहीं मालूम कि वो लोग कौन है तो तुम किस तरह उन्हें जानती हो?
मैंने बताया ना कि मैं इब्तदा में रैंडल के साथ काम करती थी और सब कुछ मेरे सामने हुआ था। रैंडल भी उस वक्त मुझसे कुछ नहीं छुपाता था, इसलिए मैं उन पांचों के बारे में जानती हूँ। तो फिर तुम मुझे उन पांचों के नाम और पते बतला दो ताकि मैं उनसे निमटने के लिए कोई मंसूबा बना लूं। मैं उन पांचों को अच्छी तरह जानती हूँ, क्लारा ने अजीब से अंदाज में कहा, और वक्त आने पर मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्यों? मैंने हैरत से क्लारा को देखा भी क्यों नहीं। क्लारा ने बेचैनी से पैर बदला। देखो, तुम बुरा मत मानना एडम, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा ईगल में दिलचस्पी ले रहे हो। अगर ले रहा हूं तो तुम्हारी वजह से ले रहा हूं। मैंने कहा, इसमें अजीब सी बात कौन सी है? अजीब बात यह है कि मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम्हें मुकम्मल मालूमात फराहम करने के बाद गैर महफूज हो जाऊंगी। तुम कैसी अमकाना बातें कर रही हो क्लारा? मैंने कदरे तेज होकर कहा, तुम्हें एहसास है कि इस तरह तुम मुझ पर बराह रास्त शुबा कर रही हो? हाँ, मुझे ये एहसास भी है, क्लारा ने बर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन मैं अपने इस एहसास का क्या करूं? तुम्हारा रवैया आनत अमीर है। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो मुझे भी अपने दर्द अमल पर गौर करना पड़ेगा। मैंने जिस राह पर कदम रखा है उस पर हर तरफ तबाही तबाही है एडम। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मुझे तुमसे शिकायत नहीं होगी। मैंने सोचा था कि रीना को भी उन पांचों के बारे में बता दूंगा ताकि उन पर दो इतराफ से हमला हो सके। तुम पर तो मैं फिर भी इतमाद कर सकती हूँ, मगर रीना पर नहीं कर सकती, क्लारा ने कहा। मुझे उससे खौफ आता है। मालूम नहीं किस वक्त अपनी मालूमात का सौदा कर बैठे क्लारा के दोनों खौफ बजाते। उसने पहली बार साबित किया था कि वो सीक्रेट एजेंट भी हो सकती है। सीक्रेट एजेंट की चटीस बहुत तेज होती है, मगर काम खतरे के वक्त ही शुरू करती है। क्लारा ने भी मुझे मालूमात फराहम ना करके खुद को महफूज कर लिया था, और अब मैं उस वक्त तक उसे आग नहीं लगा सकता था जब तक मालूमात के उसूल का कोई और जरिया मैसर ना आ जाए या क्लारा से मुकम्मल मालूमात हासिल ना हो जाए। ठीक है क्लारा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर तुम ये मुनासिब समझती हो तो तुम पर जोर नहीं दूंगा। शुक्रिया एडम, क्लारा ने दबी आवाज में कहा। मैं जानती हूँ कि मेरा रवैया नामुनासिब है, मगर मैं इसके लिए मजबूर हूँ। तब मैं तुम्हें ये जरूर बता सकती हूँ कि ईगल एक यहूदी तंजीम है, ज्यादा उसके पांचों बड़े भी यहूदी हैं। ईगल एक आलमी पैमाने की तंजीम है, इसलिए उन पांचों का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से है। S1 रूसी है, लेकिन अगर कोई उसकी तलाश में रूस का सफर करे तो वो बेमसरफ साबित होगा। अगर S1 रूसी है तो फिर S2 का ताल्लुक फ्रांस से होगा। मैंने कहा, और क्लारा की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने सरसराती आवाज में कहा। उसके जवाब में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एडम डी फ्लू क्या नहीं जानता, मगर मैं ये नहीं कहूंगा, इसलिए कि बैरे तो अंदाजे से एक बात कही थी। इत्तफाक है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। हैरत है, क्लारा बुड़बुड़ाई। यकीन नहीं आता कि कोई शख्स इतना दुरुस्त अंदाजा भी लगा सकता है। नहीं, तुमने यूं ही एक बात नहीं कही होगी जो इत्तफाका नहीं दुरुस्त निकल आई हो। मुमकिन है मेरे दिमाग का तुम्हारे दिमाग से राब्ता हो गया हो। अगर टेलीपैथी भी तो कोई चीज होती है। टेलीपैथी बकवास है, क्लारा ने वो बनाकर कहा। अच्छा, S3 के बारे में तुम क्या कहोगे? मेरा जी चाहता है कि कहूँ S3 जर्मन है। बिल्कुल दुरुस्त, क्लारा उछल पड़ी। वाकई जर्मन है। और S4 बरतानवी होगा। उसके बाद S5 रह जाता है। क्या उसके बारे में भी कुछ कहूँ? मैंने शरारत अमेज लहजे में कहा। नहीं, क्लारा ने मदमहल अंदाज में कहा। अफ्रीका के अलावा अब बचा ही क्या है? लेकिन यकीन नहीं आता कि तुम किन किन हैरत अंगेज सलाहियतों की हामिल हो। ऐसा लगता है कि तुम निकल के तार बखेर कर ही छोड़ोगे। मैं जिस काम का अज़म कर लेता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। बैरे कहा, जब तक मैं ईगल के पंजे नहीं उधेड़ दूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो एडम। अगर अपनी सलाहियतों को बरगूज करने की कोशिश करूँ तो बड़े बड़ों के चिराग खुल्लू हो जाएंगे। बाद में बरगूज करने की कोशिश करूंगा। मैंने बड़े खुलूस से कहा। फिलहाल तो ईगल के अलावा कुछ और सुझाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके लिए कुछ और बासलाहियत अफराद दरकार होंगे, और बासलाहियत अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए रकम की जरूरत होगी। क्लारा ने कहा, तुम ऐसा करो कि हीरों का हार फरोख्त करके, बदला रकम का नहीं है क्लारा, लाए अमल का है। मेरे दिन में जिसका नाम आ रहा है, अगर वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। खून है वो? क्लारा ने पूछा। बैंस बिले, मैंने जवाब दिया। वो पहले भी ईगल के खिलाफ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुका है, लेकिन उस पर तो शुबा है कि वो यार खान से मिल गया था। क्लारा ने कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपना उल्लू सीधा करने से गर्द रखनी चाहिए। हरगिज़ नहीं है एडम, क्लारा ने उसीले लहजे में कहा। अली यार खान यहूदियों का दुश्मन है। वह मर जाओगी मगर उसकी मदद लेना दोबारा नहीं करोगी। मैंने तफीमी अंदाज में सारी लाया। उस बेचारी को क्या मालूम था कि जिस अली से दमरत का वो ऐलान कर रही है उसी के हाथों खिलौना बनी हुई है। ठीक है क्लारा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो इसका एहतराम करना मुझ पर फर्ज है। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। मैंने घड़ी पर नजर डाली, 5:30 बज रहे थे। अब तुम जल्दी से इस घर की हालत दुरुस्त कर लो और एक बात और से सुन दो और समझ दो। थोड़ी देर बाद मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। शाह,
क्लारा ने हैरत से कहा, मैं उनसे कहूंगा कि मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ रहता हूँ। हो सकता है तुम उन्हें देखकर हैरान रह जाओ, मगर उन पर अपनी हैरत जाहिर मत करना और किसी बहाने उनको अपनी झलक जरूर दिखा देना ताकि वो तुम्हारी तरफ से किसी शुबे में ना रहें। और यहाँ बैठने की कोशिश मत करना, इसलिए कि तुम एक घरेलू औरत हो जो सिर्फ काम काज से दिलचस्पी रखती है। तुम बड़ी पुरस्कार बातें कर रहे हो एडम, क्लारा ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। आखिर यहाँ तुम्हारे कौन से दोस्त मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए तुम इतने एहतमाम की हदायत जारी कर रहे हो? फिल वक्त मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता क्लारा, मैंने एक स्कीम बनाई है, अगर वो कामयाब होगी तो सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लोगी। क्लारा ने मजीद कोई सवाल नहीं किया और काम में लग गई। जरा ही देर में उसने ड्राइंग रूम का हुलिया तब्दील करके रख दिया, फिर दूसरे कमरे की तरफ चली गई। 6 बजे के बाद मैंने बैरूरी रुख पर खुलने वाला दरवाजा खोल दिया। मुझे जिन लोगों का इंतजार था उनके आने का वक्त होने ही वाला था। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मुश्किल से 10 मिनट गुजरे होंगे कि बाहर से कदमों की चाप उभरी। आने वालों की तादाद एक से ज्यादा थी। फिर एक तनोमन शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका जिस्म कसरजी और नीले रंग की पतलून पर उसने सफेद कमीज पहन रखी थी। उसका सुर्खो सफेद चेहरा गुस्से की वजह से तिमतमा रहा था। तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसने आते ही अपने साथ आने वालों की तरफ पलट कर कहा। तुम लोग मुझे जबरदस्ती कहाँ नहीं आए हो, तुम लोग जाओ, मैंने उन लोगों से कहा और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे एडम दी फ्लू कहते हैं मिस्टर जोन्स, मैंने उस शख्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मगर उसने हाथ मिलाने की बजाय मुझ पर हमला कर दिया। इतना गैर मुतवक्को हमला कि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका। मुझे उससे ऐसी तवक्को नहीं थी। उसे कम से कम यही सोचना चाहिए था कि कमरे में कोई और भी हो सकता है, वो खुद खतरे में पड़ सकता है। उसने मुझ पर रेसलिंग का दावा जमाया, मैं भी अपनी हिफाजत नहीं कर सका। उसने जमीन पर मुझे गिरा कर जकड़ दिया। तुम कोई से भी फिल्म को मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, उसने मुझे अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ते हुए कहा। आपकी जारियत नामुनासिब है मिस्टर जोन्स, मैंने नरमी से कहा। आप बड़े आदमी है, मुझे जवाबी कार्रवाई पर मजबूर ना करें। बकवास मत करो, जोन्स घुर्राया। तुम्हारे आदमी मुझे जबरदस्ती अगवा करके लाए हैं, मैं हड्डियां तोड़ दिया करता हूँ। हौज के लागन लो जोन्स, मैंने खराब लहजे में कहा। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना मकसूद होता तो तुम्हें यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं थी। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, जोन्स को नहीं, उसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। तुम मुझ पर अपना एतमाद कायम करना चाहते हो, मगर ये मुमकिन नहीं। मैं इस किस्म की घटिया चालों में आने वाला नहीं हूँ। तम वक्त ठीक कह रहा था, मेरा मकसद यही था, मगर मालूम नहीं वो कितना चालाक आदमी था या फिर वो किसी पर भी एतमाद करने का आदी नहीं था। कार में होने वाली धींगा मुश्ती की आवाज सुनकर क्लारा बाहर निकल आई थी, मगर जोन्स को देखकर वो दंग रह गई थी। जिस बला से वो बचकर भागी थी वो उसके सामने मौजूद थी। जोन्स ने यकीनन उसे देख लिया होगा, मगर जाहिर अब उसे पहचान नहीं सकता था। मैंने आंखों के इशारे से क्लारा को पुरसुकून रहने को कहा, मगर उसके लिए अपने तासरात पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। ये तो गनीमत था कि उसे शनाख्त न कर सकने के बायस जोन्स उसके तासरात को सही मैनी नहीं पहना रहा था। मेरी बीवी बहुत कमजोर दिल की मालिक है मिस्टर जोन्स, मैंने कहा। कम अज कम इसका ख्याल करके मुझे छोड़ दें। मैंने तुमसे कहा है कि मैं हड्डियां तोड़ दिया करता हूँ और ये गलत नहीं है। अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों से टूट कर ही छूटेगी। उसने मेरी गर्दन को एक और झटका दिया, मगर मैं पहले ही अपने उजलात सख्त कर चुका था। अब अगर इसके बाद मेरी तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो मुझे इसके लिए मुर्दे इल्जाम ठहराइएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की गर्दन जोन्स की गिरफ्त में आने के बाद उसकी मर्दी के खिलाफ निकली हो। जोन्स की हुर्राहट पर किसी पेड़िए की हुर्राहट का गुमान गुजर रहा था। तो फिर संभालो जोन्स, मैंने कहा और अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में झटका दिया। जिस्म के उजलात में पहले ही सद तक सख्त कर चुका था कि किसी भी किस्म की गिरफ्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उस शदीद झटके का नतीजा यह हुआ कि जोन्स मेरे ऊपर से तकरीबन उठता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। मेरी गर्दन उसे छोड़ देनी पड़ी थी, अगर ना छोड़ता तो उसके अपने हाथ खतरे में पड़ जाते। मुझे उसे जवाबी हमले की तवक्को थी, मगर उसने जिस फुर्ती का मुजाहरा किया वो मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था। मैं भी जमीन से पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि वो दोबारा गोया उड़ता हुआ मेरी तरफ आया। उसके इस समरे से मैं महज जबीली तौर पर ही बच सका था, वरना दर हकीकत उसमें मेरा कोई कारनामा नहीं था। जबकि तंगी के बायस मैं अपने जोर पूरी तरह दिखा भी नहीं सकता था। जोन दूसरी तरफ वाली दीवार से टकराया था और मेरी दमे में ये बात अच्छी तरह आ गई थी तो उसके साथ भरपूर मुकाबला किए बगैर बात बनेगी नहीं। जोन ने एक बार फिर बड़ी फुर्ती से संभल कर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मगर अब मैं जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था। चुनाचे मैंने उससे बचने की कोशिश करने की बजाय उससे उलझ जाने को तरजीह दी। वो तवक्को कर रहा था कि मैं बचने की कोशिश करूंगा, मगर जब मैंने खुद को संभाल लिया और उसके वार से बचाने के साथ साथ उस पर जवाबी हमला भी किया तो उसे हैरत का झटका तो जरूर लगा होगा, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जगह की तंगी आड़े आ रही थी।
हम दोनों में से कोई भी खुलकर अपने जोर नहीं दिखा सकता था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो एक माहिर लड़ाका है, लेकिन मुझे बहरहाल उस पर फोकियत हासिल थी। मैं मास्टर ली कॉन का शागिर्द था, जबकि वो नहीं था।